गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फाइनेंस एक्ट 2020 जो है 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपसे जीएसटी के रिलेशन में जो चेंजेस किए गए हैं उनकी बात करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल टैक्सेस या फिर आईजीएसटी एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं वो सारे सेक्शन जो बेयर एक्ट में चेंजेस किए जाएंगे वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए हैं। साथ ही साथ उनका क्या इफ़ेक्ट आया है आप उसे समझ पाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2021, सबसे पहले हम सेक्शन 1 के बात करते हैं। जो सेक्शन, ये जितने भी सेक्शन लिखे गए हैं ये फाइनेंस एक्ट के सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 99 to 114 shall come into force as on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। तो इसका सिंपल मतलब है कि सेक्शन 99 से लेकर 114 जो कि जीएसटी एक्ट में चेंजेस करते हैं वो अभी इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए सेपरेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, यानी कि ये चेंजेस जस्ट प्रपोज किए गए हैं। इवन इफ फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे अनटिल अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल टैक्स सेक्शन 99 इन सेक्शन 7 इन सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ए फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर सेक्शन 7 के जो क्लॉज सबसेक्शन 1 में है वहाँ पर एक क्लॉज ऐड किया गया है, The activities or transaction by person other than an individual to its member or constituents or vice versa for cash deferred payment or other valuable consideration। यानी कि कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग जिसे हम AOP कह सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि अदर देन इंडिविजुअल है, वो अगर अपने मेंबर्स को कोई भी सप्लाई कर रही है, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रही है इन बिटवीन्स, तो वो भी सप्लाई कंसीडर की जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये बात पहले से ही एप्लीकेबल थी। जस्ट शेड्यूल 2 में जो 7 नंबर का क्लॉज था उसमें ये बात बताई गई थी कि अगर कोई ऐसी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सप्लाई ऑफ गुड्स करती है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। अब इस बात को एक्ट के अंदर लिख दिया गया है। हैंस इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 1 जुलाई 2017 से ही होगी, जब से जीएसटी एक्ट बना था। तो इसका इफेक्ट क्या है? पर्सन एंड मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रेट्रोस्पेक्टिवली जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड इंटर से। यहाँ पर ये सेक्शन 100 के थ्रू जो अमेंडमेंट की गई है ये बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये हमें बताता है आईटीसी से रिलेटेड कंडीशंस कि आपको जो सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट है वो कब मिलेगा। तो यहाँ पर एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज and such details have been communicated to recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। तो यहाँ पर क्या बात कर दी गई है कि जो सप्लायर है उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न यानी कि GSTR 1 वो फाइल कर दी है, फर्निश कर दी है गवर्नमेंट के पास, और उस फर्निश्ड स्टेटमेंट के बेस पर अंडर सेक्शन 37 वो इनवॉइस रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। अब रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कहाँ पर किए जाएंगे? GSTR 2A और 2B में। तो सेक्शन 16 में अमेंडमेंट करके इन्होंने साफ कर दिया है कि अनटिल अदरवाइज कोई क्रेडिट आपका GSTR 2A 2B में नहीं दिखेगा उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ये बहुत मेजर अमेंडमेंट है और जो कि जल्द ही इफेक्टिव कर दी जाएगी। एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ साथ में। सेक्शन 101 इन सेक्शन 35 ऑफ द CGST एक्ट सबसेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। 35 सबसेक्शन 5 जो कि आपकी जीएसटी ऑडिट को मैंडेटरी करता था पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद, उस सबसेक्शन को डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इसका सिंपल मतलब है, इसका इफेक्ट क्या रहेगा कि अब जीएसटी ऑडिट नहीं करनी है, लेकिन पोर्टल पर
सीबीआईसी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, हैंस 1920 की जीएसटी ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 की जीएसटी ऑडिट हो सकता है इसके तहत एग्जेम्प्ट कर दी जाए। अब इसमें गुड न्यूज़ तो यही थी कि जो जीएसटी ऑडिट है वो हटा दिया गया है, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स जिनके ऊपर जीएसटी ऑडिट था उनको काफ़ी राहत मिली है। लेकिन यहाँ पर जीएसटी ऑडिट हटाने का जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो बहुत क्लियर है। उन्होंने अपने डेटा को एनालाइज किया और 17-18 और 18-19 की जो जीएसटीआर 9 फाइल की गई है और 9C फाइल की गई है, उसमें जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन हुआ है वो बहुत ही लो है। अगर मैं जीएसटीआर 9 की बात करूं तो गवर्नमेंट को जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट हुई है वो 3176 करोड़ अप्रॉक्स है। लेकिन अगर मैं जीएसटीआर 9C यानी कि ऑडिट की बात करूं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट का कलेक्शन है वो अराउंड 326 करोड़ है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सीए और सीडब्ल्यूए की क्रेडिबिलिटी पर शक किया है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एनुअल रिटर्न को रखा है। एनुअल रिटर्न अभी भी फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन जो जीएसटी ऑडिट का प्रोविज़न है वो हटा दिया है। बट यहाँ पर क्लाइंट को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे पॉइंट्स जो सीए या सीडब्ल्यूए रेस करते हैं अपने ऑडिट क्वेरीज के तौर पे और रेक्टिफाई किए जाते हैं इमीडिएट इफेक्ट से, वो अगर फ्यूचर में अकर होंगे तो एक हैवी लायबिलिटी जो है क्लाइंट्स के ऊपर आ सकती है, जो कि ऑडिट फीस से भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये मिक्सचर है क्लाइंट के लिए और जीएसटी ऑडिटर के लिए। सेक्शन 102 से सेक्शन 44 जो कि एनुअल रिटर्न है, इसमें चेंज किया गया है। एनुअल रिटर्न में क्या चेंज किया गया है, अब जो आपकी जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट थी जो कि ऑडिटर बनाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और जीएसटी रिटर्न से, वो अब क्लाइंट्स को खुद बनानी होगी। यानी कि जो जीएसटीआर 9 भरेंगे, अब जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो उसी का पार्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है टैक्सेबल पर्सन शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकन्साइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपको सेल्फ सर्टिफाइड करके वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या है, Instead of CA-CWA certified reconciliation statement, self-certified reconciliation statement may be included with the annual return. Further, आप सभी को पता है कि जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो नेट कैश लायबिलिटी पे निकाली जाती है, लेकिन ये जो चेंजेस किया गया था ये प्रोस्पेक्टिव चेंजेस किया गया था। तो यहाँ पर सेक्शन 50 को दोबारा अमेंड किया गया है इस फाइनेंस एक्ट के तौर पे, और यहाँ पर दोबारा 1 जुलाई 2017 से प्रेस्क्राइब किया गया है कि जो नेट इंटरेस्ट है वो नेट कैश लायबिलिटी पर ही निकाला जाएगा। सेक्शन 104 इन सेक्शन 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 122, 125, 129, 130 द वर्ड्स फिगर सेक्शन 122 एंड 125 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पर सेक्शन 129 और 130 का जो रेफरेंस है वो निकाल दिया गया है। यानी कि सेक्शन 129 में आपको सीजर जो आपका व्हीकल है, डिटेंशन है, उसके प्रोविज़न है, और सेक्शन 130 में कॉन्फिस्केशन के प्रोविज़न है। तो अब जो सेक्शन 74 था उसमें से इन दोनों सेक्शन को निकाल दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट ए सेपरेट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम रिकवरी ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे इनकी प्रोसीडिंग्स का जो तरीका है वो बदल जाएगा। सेक्शन 105 इन सेक्शन 75 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है जिसमें सेल्फ असेस्ड टैक्स का मीनिंग बताया गया है। Self assessed tax means tax declared in GSTR 1 but not paid through GSTR 3B for the purpose of subsection 12 of section 75।
तो यहाँ पर अगर कहते हैं कि सेल्फ असेस टैक्स आपने पेड नहीं किया है या शॉर्ट पेड किया है तो उसका मीनिंग क्या है, तो वो टैक्स जो आपने जीएसटीआर 1 के थ्रू पास ऑन कर दिया है लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने पे नहीं किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। फर्दर सेक्शन 83 में भी चेंजेस किए गए हैं। Provisional attachment shall remain valid for entire period starting from initiation of any proceeding under Chapter 12, 14 and Chapter 15 till the expiry of period of 1 year from the date of order made under Section 83। तो जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो कब से वैलिड हो जाएगी, जो कि इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग से वैलिड होगी और जिस दिन ऑर्डर किया गया है उसके 1 ईयर तक उसकी एक्सपायरी पीरियड रहेगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे किया गया है। ये एक मेजर अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 107 में। इन सेक्शन 107 ऑफ द CGST एक्ट इन सबसेक्शन 6 द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 अनलेस ए सम इक्वल टू 25% ऑफ द पेनल्टी हैज बीन पेड बाय द एप्लेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका जो गुड्स है या फिर कन्वेंस है वो डिटेन्ड किया गया है तो अगर उस सेक्शन 129(3) में जो ऑर्डर पास होगा उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो मिनिमम 25% ऑफ द पेनल्टी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये मेजर अमेंडमेंट क्यों है मैं इसको भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका गुड्स और कन्वेंस डिटेन कर लिया गया है और आपको हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इनकर करनी पड़ रही है। सिमिलरली अगर आप अपील करने जाते हैं तो इन दैट केस आपको एक मिनिमम 25% का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड फर्दर सेक्शन 129 को भी अमेंड किया गया है और जो पेनल्टी पहले 100% हुआ करती थी अब वो 200% कर दी गई है। यानी कि अगर नेट में हम इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पर मिनिमम 25% की जगह हम आज के सिनेरियो में देखें तो वो 50% ऑफ द पेनल्टी डिमांड कर रहे हैं टू बी डिपॉजिटेड। सेक्शन 129 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं, ये काफ़ी डिटेल चेंजेस हैं तो इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। वेयर ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अर्लियर टैक्सेबल गुड्स वर रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ 100% टैक्स एंड 100% पेनल्टी। तो यहाँ पर प्रोविजन था कि अगर आपका गुड्स या कन्वेंस डिटेन किया गया है तो आप 100% टैक्स दे दीजिए और 100% पेनल्टी दे दीजिए, तो आपका जो गुड्स है वो छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ से ये टैक्स वर्ड को हटा दिया गया है। अब आपका जो टैक्सेबल गुड्स है वो अगर आप 200% पेनल्टी पे करते हैं तो ही छोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ से इस टैक्स वर्ड की जगह भी पेनल्टी वर्ड को ही एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और अब 100% पेनल्टी की जगह 200% पेनल्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या आया है कि आप सेम अमाउंट देंगे अपने गुड्स को रिलीज करवाने के लिए, लेकिन पहले उस अमाउंट में से 50% 100% जो टैक्स का दिया है आपने अमाउंट वो टैक्स में कंसीडर होता था, लेकिन अब कोई भी अमाउंट टैक्स में कंसीडर नहीं होगी, सारी की सारी वो पेनल्टी ट्रीट की जाएगी। सिमिलरली अर्लियर टैक्सेबल वेयर ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, earlier taxable goods were released on payment of 100% tax and penalty up to 50% of value of goods। अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है। नाउ सेम हैज बीन चेंज टू पेनल्टी, यानी कि टैक्स वर्ड हटा दिया गया है। तो अगर ओनर कम्स सामने नहीं आता है तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, अमाउंटिंग टू हायर ऑफ 200% ऑफ टैक्स पेबल और 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, तो विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100% टैक्स जो है 200% ऑफ टैक्स पेबल से रिप्लेस हो चुका है और 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर, वहाँ तक आपको अपनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी आपका जो गुड्स डिटेन किया गया है वो रिलीज किया जाएगा। 7 days टाइम गिवन टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर इशू ऑफ नोटिस एंड फर्दर 7 days फॉर पेनल्टी ऑर्डर। तो यहाँ पर पहले ये डेज प्रिस्क्राइब नहीं थे, अगर आपको गुड्स डिटेन्ड हुए हैं तो उनको इमीडिएटली डिटेंशन का नोटिस इशू करना होता था। अब यहाँ पर 7 दिन का टाइम लिमिट दिया गया है और फर्दर
जब आपको ये डिटेंशन का नोटिस इशू किया जाएगा, इसके 7 दिन के अंदर वो पेनल्टी ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने अब किसी भी तरीके से टैक्स बचाने या इवेजन करने की कोशिश की और आपका माल पकड़ा गया, तो इसके लिए काफ़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है अपना माल छुड़ाने के लिए, और उसमें काफ़ी समय भी यहाँ पर अब लग सकता है। 15 डेज टाइम टू पे पेनल्टी, अदरवाइज गुड्स और व्हीकल में बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न भी अब रख दिया गया है कि इन केस आप 15 दिनों के अंदर अपनी पेनल्टी को पे ऑफ नहीं करते हैं, तो आपका जो कंसर्न गुड्स और व्हीकल है पेनल्टी रिकवर करने के लिए उसे भी सोल्ड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक कहूँ तो एक सुविधा दी गई है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर है और उसका कन्वेंस पकड़ा गया है माल के साथ, अब सिंस सप्लायर की डिफ़ॉल्ट है ट्रांसपोर्टर को बेयर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर एक प्रोविज़न रखा गया है, कन्वेंस में बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर मिनिमम ऑफ 1 लाख और पेनल्टी अमाउंट। तो यदि ट्रांसपोर्टर 1 लाख रुपए या फिर जो भी मिनिमम पेनल्टी है उसे पे कर देता है, तो उसका कन्वेंस छोड़ दिया जाएगा और गुड्स को स्टिल डिटेन रखा जाएगा। सेक्शन 130 में जस्ट एक माइनर अमेंडमेंट है। पहले सेक्शन 130 में 129 का रेफरेंस दिया जाता था और जो पेनल्टी अमाउंट है वो 129 से कैलकुलेट की जाती थी। अब सेक्शन 130 जो कि कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड है, उसमें इस चीज़ को डीलिंक कर दिया गया है। सेक्शन 129 का रेफरेंस वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि सेक्शन 129 की जो पेनल्टीज़ है वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर सेक्शन 130 की जो पेनल्टी है साफ लिख दिया गया है, फ्लैट पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 151 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। पहले कमिश्नर के पास पावर थी कि वो किसी और पर्सन को नोटिफाई कर सकता था जो कि कमिश्नर के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते, और वो जो पर्सन नॉमिनेट किया गया है वो टैक्सेबल पर्सन से या फिर अदर पर्सन से वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर सकते थे। अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है और एक डायरेक्ट रिलेशन बता दिया गया है बिटवीन द कमिश्नर एंड द टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पर कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम may by an order direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with the act। तो यहाँ पर कमिश्नर को ऑथराइज कर दिया गया है कि वो डायरेक्टली उस पर्सन को जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मंगवा सकता है। सेक्शन 152, तो सेक्शन 152 बताता है एक तरीके से जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को रेस्ट्रेन करता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि उन्होंने गैदर्ड की है वो पब्लिश नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर पहले वर्ड्स था ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि सेक्शन 151 और सेक्शन 152 के तहत जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसमें से सिर्फ इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट का जो डेटा है वो पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस जो लकूना था या फिर एक तरीके से कहूँ गलती थी, इसे सुधारा गया है और अब यहाँ पर इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया है ऑफ एन इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ, और यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल रिटर्न की ही नहीं, अदर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सेक्शन 151 और 152 वॉज नॉट अलाउड टू बी पब्लिश्ड। साथ ही साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी गई है पर्सन को उसका डेटा पब्लिश करने से पहले। तो ये अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 152 में। सेक्शन 168 में जो कि कमिश्नर डिफाइन करता है पर्टिकुलर सेक्शंस के रिगार्डिंग, उसमें जस्ट माइनर करेक्शन किए गए हैं जो कि कॉन्सिक्वेंशियल हैं। सेक्शन 44 में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से जो सबसेक्शन 1 है उसे हटा दिया गया है। सिमिलरली 151 में भी सबसेक्शन 2 को डिलीट कर दिया गया था, तो उसके रिलेटेड जस्ट ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, इसका और कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सिमिलरली जो शेड्यूल 2 है CGST एक्ट का, जैसा कि मैंने बताया था पैराग्राफ 7 में सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनरजिस्टर्ड AOP टू इट्स मेंबर्स वो बताया गया था, उस चीज़ को हटा दिया गया है सिंस अब ये सेक्शन 7 में AA क्लॉज के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। नाउ लास्ट अमेंडमेंट
जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और सून ये इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इन सबसेक्शन 1 इन क्लॉज बी आफ्टर द वर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द वर्ड्स फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस शैल बी इंसर्टेड। यानी कि सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन करता है। तो पहले यहाँ पे था कि जीरो रेटेड सप्लाई का मीनिंग क्या है कि यदि आप SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर को अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उसे जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन ये वर्ड भी एंटर कर दिया गया है। तो इसका सिंपल मतलब है कि यदि आपने SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर को अदर देन फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस कोई गुड्स सप्लाई किए तो वो फिर जीरो रेटेड गुड्स में नहीं आएंगे। फॉर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो सबसेक्शन 3 क्या बताता, सबसेक्शन 3 केसेस बताता था जिन केसेस में आप रिफंड ले सकते थे। तो अभी तक जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उन सभी को पता है कि जीएसटी का रिफंड सिर्फ 2 ही केसेस में मिलता है। सबसे पहला जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, एक जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो सबसेक्शन 3 जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई से डील करता है और इसमें बताया गया है कि यदि आपने अपने एक्सपोर्ट पर पेमेंट कर दी है आईजीएसटी की तो जो रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और जो आपने आईजीएसटी की पेमेंट की है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पॉइंट कि यदि आप अपना जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं और आपका जो रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप उसका रिफंड ले सकते हैं। तो या तो आप आउटपुट टैक्स का रिफंड ले लीजिए पे करके, या फिर अगर आपने आउटपुट टैक्स पे नहीं किया है तो अपना इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लीजिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर पेमेंट करना एक तरीके से बंद कर दिया है, मना कर दिया है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 3 को मॉडिफाई करके सिर्फ नॉन पेमेंट वाला क्लॉज रखा है, यानी कि अब आपको जीरो रेटेड सप्लाईज जो है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है थ्रू एलयूटी और आपको जो रिलेटेड इनपुट टैक्स का क्रेडिट है उसका रिफंड ले लेना है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक पॉइंट और रखा गया है कि यदि आपने जीरो रेटेड सप्लाईज की और फैमा के अंदर प्रिस्क्राइब जो टाइम लिमिट है उसमें आपका सेल प्रोसीड का रियलाइजेशन नहीं होता है तो इन दैट केस फैमा की डेडलाइन ख़त्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो आपका पेबल कंसीडर कर लिया जाएगा और वो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो यानी कि अब सेल प्रोसीड्स को भी देखना होगा, यहाँ पर इसे भी एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है कि अगर आप सेल प्रोसीड का पार्ट नहीं रियलाइज कर पाते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको वो जो रिफंड अलॉट किया गया होगा वो रिटर्न करना पड़ेगा। जो पेमेंट वाला पार्ट है वो सबसेक्शन 4 में कंसीडर कर लिया गया है और गवर्नमेंट ने ये पावर के तौर पे अपने पास रखा है। The government may, on the recommendation of the council and subject to such conditions, safeguard and procedure, by notification specify a class of person who may make zero rated supply on payment of integrated tax। यानी कि अब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कुछ क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को जो कि जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। यानी कि अब ये आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि आप इंटीग्रेटेड टैक्स पे करके अपना जो है टैक्स का रिफंड ले लें। अब आपको जो भी जीरो रेटेड सप्लाई करनी होंगी वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करनी होंगी और आपको सिर्फ आईटीसी का ही रिफंड मिलेगा। तो यदि आप नोटिफाइड क्लास ऑफ कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स पे करके भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसेक्शन 4 इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें क्लास ऑफ पर्सन्स भी नोटिफाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी नोटिफाइड की जाएंगी जिनके एक्सपोर्ट पर टैक्स की पेमेंट करनी होगी।
तो उम्मीद करता हूँ सारी अमेंडमेंट्स आपको समझ में आई होंगी। इन केस आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।